आज के वेबिनार सत्संग का शुभारंभ करें उससे पहले वेद मंत्र, देव मंत्र, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अंधकारतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे अभियान मनुष्यों के द्वारा, मानव के द्वारा चलाए जाते हैं इस संसार को सुंदर बनाने के लिए, इस संसार को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन उन सब अभियान के अंदर एक बड़ा दायित्व माता पिता के रूप में भगवान की तरफ से मिलता है कि संतति जो आपके घर में एक भगवान का शिशु पुत्र या पुत्री के रूप में आता है, यदि हम उसे योग्य बना सकें, यदि हम उसे प्रज्ञावान बना सकें, यदि हम उसे ऊर्जावान बना सकें, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बना सकें, उसे हम प्रज्ञावान बना सकें, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा दायित्व हम लोक कल्याण के लिए, लोक सेवा के लिए पूरा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात में चूक हो जाती है। हमारे परिवार से निकला हुआ एक बच्चा पूरे विश्व के लिए, लोक कल्याण के लिए बड़े बड़े काम कर सकता है, बड़ा लीडर बन सकता है, जो विश्व को बहुत आगे बढ़ा सकता है। और हमारे घर से निकला हुआ बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो समाज के अंदर विध्वंसात्मक गतिविधियों में शामिल हो जाए, या ऐसा हो कि बिल्कुल डल, ना किसी आगे बढ़े ना पीछे, डिप्रेशन की स्थिति में चलता चला जाए। तो समाज की ऐसी कुछ व्यवस्था बन रही है। तो ये जो अभियान है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, इसका उद्देश्य एक है कि हमारे परिवार से निकलने वाली संतति योग्य बने, श्रेष्ठ बने, सद्विचारों वाली बने, ओजस्वी, तेजस्वी बने, और इस संसार के अंदर कुछ ऐसा करके जाए कि संसार के लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचा उठा सके। इसीलिए ये अभियान शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि इसकी शुरुआत उन पहले 9 महीने के अंदर हो जाती है, जब बच्चा अपने गर्भ के अंदर होता है ना। उस अवस्था के अंदर जो माँ है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं से उसकी टीचिंग्स, वहीं से उसका एजुकेशन चालू हो जाती है। अभी पिछले दिनों के आपने जो वेबिनार्स देखे थे, गर्भ का ज्ञान विज्ञान, गर्भवती की आदर्श दिनचर्या, गर्भावस्था में आहार, गर्भावस्था में संवाद, उसके अंदर आपने देखा कि जिन बच्चों को गर्भावस्था के अंदर सिखा दिया जाता है वो बड़े होकर के बहुत जल्दी इंटेलिजेंट बनते हैं, बहुत जल्दी उनका आईक्यू लेवल, ईक्यू लेवल, एसक्यू लेवल बहुत ऊंचे स्तर का हो जाता है। तो सारी की सारी व्यवस्था थी और इसका एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसको हम लोगों ने पिछले 5 दिनों में, 6 दिनों में, 6 वीक्स में समझा है। अब आइए, आज इस अभियान का एक आखिरी महत्वपूर्ण पड़ाव है कि हम अपने गर्भावस्था के अंदर जो माता का स्वरूप है, माता का जो स्तर है, वो किस तरह का होना चाहिए, जो ऊर्जावान बनी रहे, प्रसन्न रहे, और जो उसके घर में जो शिशु पल रहा है उसको प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ उसका मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए कुछ बातें बोली गई हैं। उसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हम प्राणायाम, योग और व्यायाम के द्वारा गर्भावस्था को कैसे बिल्कुल सहज बनाए रख सकते हैं, ऊर्जा में बनाए रख सकते हैं, आनंद में बनाए रख सकते हैं, और साथ ही साथ सामान्य प्रसव हो, इसके लिए भी इन सभी टूल्स का उपयोग किया जाता है, प्राणायाम का, योग का, व्यायाम का, जिसके माध्यम से सामान्य प्रक्रिया के द्वारा ही प्रसव हो जाए, ऑपरेशन की जैसे लेवल पे, सिजेरियन जैसे लेवल पे ना जाना पड़े। तो इस दौरान, गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से व्यायाम करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए, ध्यान किए जा सकते हैं, क्या सावधानी बरती जा रही है, इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही सुयोग्य और एक बहुत जानी मानी, पूरे गांव के अंदर जानी मानी एक हस्ती, डॉक्टर मनीषा यादव, बहुत छोटी उम्र की है लेकिन बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा अनुभव है। लगातार वो इस विषय पे काम कर रही है ना। योग के ऊपर तो काम कर रहे हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए किस तरह के योग, किस तरह के ध्यान, इस पर उनका पूरा पैकेज है, और लगातार उनके पास बड़े लोगों के अनुभव भी है। डॉक्टर मनीषा यादव गुड़गांव से हैं और वो गायत्री परिवार से 2013 में जुड़ी। उनका कि मेरे डिवाइन लाइफ की शुभारंभ 2013 से हुआ, जब मैं गायत्री परिवार से जुड़ी, और फिर 2014 में उन्होंने डीएस देव संस्कृत विश्वविद्यालय से होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स किया। 2016 में वो उन्होंने बीए एमएस एसडीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव से किया। लगातार वो अपने समय का डेली मिशन के कामों में बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर भाग लेती हैं। डॉक्टर रेखा के साथ मिलकर के वो अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी अभियान को बड़ी गति दे रही है पूरे गुड़गांव के अंदर, पूरे एनसीआर क्षेत्र। आइए, मैं निवेदन करता हूँ ज्यादा समय लेते हुए डॉक्टर मनीषा यादव से कि वो आए, हम सबका मार्गदर्शन करें कि योग, ध्यान, प्राणायाम गर्भावस्था में किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, और किस तरह से सहज प्रसव
उससे संभव हो सकता है। डॉक्टर मनीषा यादव, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और जो भी कुछ हम छोटा मोटा कार्य कर पाते हैं वो गुरुदेव के श्री चरण कमलों में ही समर्पित है, क्योंकि वो उन्हीं की ही प्रेरणा होती है जो हम छोटा मोटा काम जो भी हम करने के योग्य बन पाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी एक बार कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। हम सब एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानते हुए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। और हमारी जो आज की क्लास है उसका टॉपिक है गर्भावस्था में योग, ध्यान एवं प्राणायाम। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले योग है क्या। क्योंकि आज के समय में क्या है कि हम जो 1 घंटा 1.5 घंटा जो योगा मैट के ऊपर बैठकर योग करते हैं हम उसी को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन योग उससे कहीं ज्यादा है। बहुत ही गहरा ज्ञान विज्ञान समाया हुआ है। तो आइए जानते हैं कि योग है क्या। तो योग शब्द संस्कृत के युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना। किसको जोड़ना? अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। बहुत ज्ञान विज्ञान में जर्नी है ये, कि हमारी आत्मा में परम पूज्य गुरुदेव ने जैसे बताया हुआ है कि इस विश्व ब्रह्मांड में जो भी कुछ व्याप्त है वो सूक्ष्म एक बीज रूप में हमारी आत्मा में भी व्याप्त है। तो उस बीज को पोषित करना, और ऐसा पोषित करके जो विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो हम अपनी आत्मा में अगर उसको जागृत कर पाए, तो ये ही जीवन की सार्थकता है। और ये योग हमें सिखाता है। योग की यात्रा युगों पुरानी है। हम जानते हैं योग बहुत पुरानी साइंस है और हमारे भारत भूमि से ही उसका उद्भव हुआ है। और हर काल में अलग अलग योग हमें सीखने को मिलता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के समय में उन्होंने सिखाया था कर्म योग। जब मीरा का समय आया था तो उन्होंने सिखाया था भक्ति योग। और जब स्वामी विवेकानंद जी का समय आया था तो उन्होंने सिखाया था ज्ञान योग। तो इस तरह अलग अलग युगों में योग की परिभाषा भी बदलती चली गई। योग की परंपरा भारत में लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगी परिभाषा बेशक ही बदली हो, लेकिन जो उसका एम है, लक्ष्य है, वो एक ही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग की परंपरा भारत में हजारों साल पुरानी है और इसके आदि योगी शिव द्वारा ये विद्या उत्पन्न की गई है। और इसका सबसे पहले उपदेश भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया था। भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अगर योग की परिभाषा जाने तो योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात हम जो भी कर्म करते हैं उसमें कुशलता ही योग है। हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, हमारा कोई भी प्रोफेशन है, हम स्टूडेंट हैं, लेकिन जो हमारा धर्म है, धर्म क्या है? धर्म है जो हमारा दायित्व है, हमारी जो ड्यूटी है। बीइंग स्टूडेंट हमारा धर्म है अच्छे से पढ़ाई करना। डॉक्टर होने के नाते हमारा धर्म है अपने मरीजों के लिए हमें अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करना। तो जो भी हमारा धर्म है उसका अच्छे से निर्वाह करना ये भी योग है। क्योंकि हमने जैसे जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग को डिफाइन किया था, कर्म योग की डेफिनेशन को कोइन किया था। तो हमारा जो कर्म है उसमें अगर हम कुशलता ले आए तो वो योग बन जाता है। तो ये देखिए जो हम योगा मैट पे योग करते हैं बिल्कुल डिफरेंट हो गई है डेफिनेशन उससे। परम पूज्य गुरुदेव की अगर हम परिभाषा जाने तो जीवन जीने की कला ही योग है। अगर हम 84 लाख योनियों में जैसे भटक कर आए और अभी मनुष्य जीवन मिला, और इस मनुष्य जीवन की भी सार्थकता अगर हम ना जान पाए कि इसको हम कैसे जो हमारा मनुष्य जीवन है उसमें हम कैसे अपने आप को इवोल्व कर सकते हैं। तो एक सेकंड। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता भी नहीं हो पाएगी। तो जीवन जीने की कला ही योग है। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अंकल जी बीच बीच में पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं तो
थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, आप उनको एडमिट कर लेंगे क्या? ठीक है। तो जीवन जीने की कला योग है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने उसी के लिए 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें हमें जीवन जीने की कला के बारे में ही उन्होंने बताया है। तो परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार योग की डेफिनेशन ये है। आज अगर हम देखें तो योग जो है वो एक पूरक चिकित्सा पद्धति है, और आज के समय में पूरी प्रतिष्ठा पा चुकी है वो, कि अलग अलग डिजीज में एज अ थेरेपी हम योग को इस्तेमाल करते हैं। गर्भावस्था में योग क्यों जरूरी है, ये जानते हैं। गर्भावस्था में योग का महत्व। स्वस्थ व सुखी जीवन, हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ हों, सुखी हों, लेकिन आज के समय में हम स्वास्थ्य की डेफिनेशन को ही भूल चुके हैं। हम समझते हैं कि शरीर से स्वस्थ होना ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर से स्वस्थ, मन से स्वस्थ होना, आत्मा के स्तर तक स्वस्थ होना, ऐसा वहां पर आयुर्वेद के अनुसार मेंशन किया गया है। मतलब कि शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि तक यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम पूर्ण रूप से, होलिस्टिकली, समग्र रूप से हम स्वस्थ नहीं हैं। और ऐसा देखा जाता है कि 95% से भी अबव आज की पॉपुलेशन पूर्ण समग्र रूप से स्वस्थ नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे समाज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, डिप्रेशन हो गई, एंजाइटी हो गई। तो इस स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त करें हम, तो उसके लिए आज के हमारे जो चिकित्सा विज्ञान है वो भी मानने लगा है कि जो रोग का कारण है वो शरीर ही नहीं है, मन में उसको खोजने लगे हैं। और ऐसा तो हमारे जो महापुरुष हुए हैं, परम पूज्य गुरुदेव हैं, उन्होंने तो ये पता नहीं कितने टाइम पहले ही बता दिया था कि सारा जो हमारा शरीर के रोग हैं वो विचारों से शुरू होते हैं, मन की गड़बड़ी से शुरू होते हैं। तो आज की जो हमारी चिकित्सा विज्ञान है वो तो आज के समय से इसको ढूंढने लगे हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने तो विचारों की महत्ता को बहुत वर्षों पूर्व ही बता दिया था। तो मन की महत्ता को समझते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने योग युक्त जीवन का समर्थन और विकास किया था। इसीलिए उन्होंने योग को इंट्रोड्यूस किया था हमारे लाइफस्टाइल में, महर्षि पतंजलि ने। योग युक्त जीवन पद्धति, अगर हम देखें कि योग युक्त जीवन पद्धति क्या है, आज हम देखेंगे तो इतने सारे लोग हमें बोलते हैं जी हम योग करते हैं, लेकिन सिर्फ योगा मैट वाले 1-1.5 घंटे वाले योग को ही वो सब कुछ मान बैठते हैं। आइए जानते हैं कि योग युक्त जीवन पद्धति है क्या। असल में अगर हमारे जीवन में योग उतर आए तो क्या होगा, हमारी इच्छाएं, कामनाएं, विचार, शारीरिक चेष्टाएं, आहार, विहार, विश्राम और ये सब शामिल होते हैं। मतलब इन सब में एक सूक्ष्म रूप से जो बदलाव हैं वो आने लगते हैं। अगर इन सब में हमारे बदलाव नहीं आ रहे, इसका मतलब हम योग युक्त जीवन पद्धति को हमने नहीं अपनाया। आजकल योगा के नाम पर जो प्रचलन चला है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि शारीरिक व्यायाम तक ही हम इसको सीमित कर बैठे हैं, लेकिन ये इससे भी गहरा और समग्र जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाने वाला ज्ञान और विज्ञान है। अगर हम युग निर्माण अभियान जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इंट्रोड्यूस किया है, इस व्यापक आंदोलन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वहां पर बताया गया है कि जिसमें स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज विकसित करना ही इसका अभिष्ट लक्ष्य है। और अगर हम अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के लक्ष्य के बारे में बात करें तो शरीर से स्वस्थ, मन से संतुलित, भावनात्मक रूप से सक्षम भावी पीढ़ी का निर्माण। अब अगर हम आज के समय में देखें तो हॉस्पिटल्स में जब भी गर्भवती बहन जाती है अपने चेकअप के लिए, तो हम देखते हैं कि उसके गर्भवती बहन और जो गर्भस्थ शिशु है उसके शारीरिक विकास के लिए तो बहुत जोर दिया जाता है, जैसे कि फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, ये सप्लीमेंट्स तो बहुत दिए जाते हैं। लेकिन क्या हम मन से संतुलित, भावनात्मक रूप से सक्षम भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए कुछ अपना योगदान दे रहे हैं क्या? अगर हम नहीं दे रहे तो शरीर से स्वस्थ, केवल शरीर से स्वस्थ होना सब कुछ नहीं है। ऐसा हमने पीछे के स्लाइड्स में भी अभी डिस्कस किया। तो मन से संतुलित और भावनात्मक रूप से भी सक्षम अगर हम भावी पीढ़ी को बना पाए
तो ही समग्र रूप से स्वस्थ भावी पीढ़ी का निर्माण हम कर सकते हैं, और सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र का भी हम कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि जितना हम सूक्ष्मता की तरफ चलेंगे, जैसे शरीर ये स्थूल है, मन उससे सूक्ष्म हुआ, भावनाएं उससे भी ज्यादा सूक्ष्म हुई, तो जो जितना सूक्ष्मतम होता चलता है वह उतना ही ज्यादा प्रभावशाली बनता चला जाता है। तो भावनात्मक स्तर तक अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हमारी भावी पीढ़ी के, तो हम देख रहे हैं कि आज के समय में छोटी छोटी उम्र में ही बच्चे कैसे गलत डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, व्यसन में कैसे फंस जाते हैं, डिप्रेशन आजकल इतना कॉमन हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा प्रोजेक्ट इस दूरी के ऊपर चल रहा है। योग, ध्यान एवं प्राणायाम के माध्यम से गर्भावस्था की यात्रा सुगम हो जाती है, वो हम जानेंगे कैसे। तो सबसे अब यहाँ से सारे बेनिफिट शुरू होते हैं कि हमारे योग, ध्यान, प्राणायाम अगर हम गर्भावस्था में करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि वो स्ट्रेस को कम करता है, और ये गर्भवती बहन 1-2 हफ्ते के अंदर ही हमें ऐसे फीडबैक देती हैं कि पहले हम छोटी छोटी बातों के लिए चिड़चिड़े हो जाते थे, स्ट्रेस होता था, हमें एंजाइटी होती थी, बेचैनी होती थी, लेकिन अब हम इन सब चीजों से हमें धीरे धीरे हमें इम्प्रूवमेंट मिल रही है। तो किस प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, वातावरण जन्य हो सकता है, आजकल वर्किंग होती है प्रेग्नेंट लेडीज, तो जॉब रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस हो गया। शारीरिक बदलाव इतने ज्यादा आ रहे होते हैं कि जो बहनें अपने शारीरिक बदलावों के लिए तैयार नहीं होती तो वो और ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में लैंड अप कर जाती है, उनको और ज्यादा तनाव होता है। मानसिक बदलाव जैसे आते हैं, जैसे मूड स्विंग्स हो गए, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो गई, या पिछली प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा वाक्य हुआ हो, कॉम्प्लिकेशन ऐसी आई हो जिसके कारण वो इस प्रेगनेंसी में भी स्ट्रेस में जा रही है। तो इन सभी प्रकार के स्ट्रेस में योग बहुत सहायक सिद्ध होता है। स्ट्रेस को योग घटाता है और शरीर के लिए जागरूकता बढ़ाता है। जैसे ही शरीर के लिए गर्भवती बहन की जागरूकता बढ़ी, वैसे ही वो अपने गर्भस्थ शिशु के लिए भी और ज्यादा जागरूक हो जाती है। और गर्भस्थ शिशु के लिए जैसे ही जागरूक होती है तो वो क्या सुन रही है, पढ़ रही है, बोल रही है, विचार क्या आ रहे हैं उनके मन में, कैसी भावनाएं आ रही हैं, उन सब के लिए वो सतर्क हो जाती है और अच्छी चीजों का ही वो मतलब एनवायरमेंट से अच्छी चीजों को ही पिक करती है, वातावरण से अच्छी चीजों को ही रिसीव करती है, ताकि गर्भस्थ शिशु का समग्र विकास गर्भावस्था से ही हो सके। शरीर में हैप्पी हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का स्तर बढ़ता है, और रक्त प्रवाह के द्वारा ये हैप्पी हार्मोन्स गर्भस्थ शिशु तक पहुंचते हैं, जिससे गर्भस्थ शिशु का विकास भी अच्छे से होता है। गर्भस्थ शिशु के साथ संबंध को और प्रगाढ़ करता है योग। जैसे योग कक्षा में आने से जागरूकता बढ़ती है, योग करने से जागरूकता बढ़ती है, तो बच्चे के साथ संबंध भी प्रगाढ़ हो जाते हैं, जिससे बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होता है। अब हम देखेंगे कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याओं में कैसे लाभ देता है योग। आइए जानते हैं कि गर्भावस्था में क्या कॉमन समस्याएं देखने को मिलती है। मॉर्निंग सिकनेस, मतलब सुबह सुबह जी मिचलाना, उल्टी आना, कब्ज, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, पैर व कमर में दर्द, सूजन, नींद ना आना, भूख ना लगना, एसिडिटी, वेरिकोज वेन और कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी बीमारियां, जैसे कि जो हमारी ये रिस्ट होती है, जो हमारी कलाई होती है, इसमें जॉइंट रिलेटेड इशू है ये, नर्व कंप्रेशन की वजह से। तो ये ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें हैं कि अगर इनको इग्नोर किया जाए तो इनके लिए दवाइयों का भी सेवन करना पड़ सकता है। लेकिन अगर गर्भवती बहन स्टार्टिंग से ही योग कर रही है, ठीक से योग कर रही है, रेगुलरली योग कर रही है, तो ये सभी समस्याएं बिना किसी दवाई के बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से मैनेज हो सकती है। और ये चीजें, कोई भी समस्या हो इनमें से, अगर ये बढ़ जाती है, अगर समय से इनको कंट्रोल नहीं किया जाता, तो पूरी प्रेगनेंसी ही बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, बहुत तनाव वाली हो जाती है। तो इस वजह से बेहतर यही है कि गर्भवती बहन जागरूक रहे, और जैसे ही उसको पता चले कि अब गर्भ ठहर गया है अच्छे से, तीसरे चौथे महीने से अपने डॉक्टर से सलाह लेकर वो योगाभ्यास आरंभ करे। नेक्स्ट, योग की इंपॉर्टेंस है कि पेल्विक क्षेत्र को यह मजबूत बनाता है। तो पेल्विक क्षेत्र है क्या? पेल्विक क्षेत्र है जो हिप जॉइंट होता है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे फोटो में, ये दो हड्डियां राइट और लेफ्ट साइड से ऐसे जुड़ती है, और ये पेल्विक क्षेत्र हमारा बनता है। तो हम जानते हैं कि पेल्विक क्षेत्र का मजबूत होना गर्भावस्था में बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कैसे स्ट्रोंग हो सकता है? वो योग के द्वारा ही स्ट्रोंग हो सकता है, और कोई भी तरीका नहीं है।
पेल्विक क्षेत्र को लचीला बनाता है और जो गर्भाशय का मुख है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं उसको रिलैक्स करता है। कमर और पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियों को मजबूती, लचीलापन, योग देता है, कोमल तरीके से टोनिंग करता है। स्ट्रेचिंग के कारण शरीर इतना ज्यादा, आप देखेंगे जो हमारी गर्भवती बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो स्टार्टिंग से अच्छे से योगा कर रही हैं, उनके 9th मंथ में भी इतना शरीर लचीलापन आ गया है कि उनकी अगर पिक्स देखकर लगता ही नहीं कि ये 9th मंथ प्रेग्नेंट लेडी है। तो शरीर में इतना ज्यादा लचीलापन आ जाता है, टोनिंग हो जाती है। और गर्भावस्था की शुरुआत से ही अगर योगाभ्यास किया जा रहा है तो एक बेनिफिट जो सबसे इम्पोर्टेंट मिलता है गर्भवती बहनों को वो ये है कि डिलीवरी के समय में एक तो प्रसव की पीड़ा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेल्विक क्षेत्र मजबूत हो गया, प्रसव का काल कम हो जाता है। जो प्रसव में इतना समय लग जाता है वो टाइम भी कम हो जाता है, बेशक फर्स्ट प्रेगनेंसी हो। ऐसे हमारी बहुत सारी बहनों के फीडबैक हैं कि उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी 5-6 आवर्स में वो फ्री हो गई। और तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट कि जो पोस्ट डिलीवरी मतलब डिलीवरी के बाद शरीर में शरीर तेजी से वापस अपनी उसी शेप में और उसी नेचुरल स्टेट में आ पाता है अगर योगाभ्यास ठीक से किया गया है तो। शरीर और दिमाग को प्रसव के लिए तैयार करता है योग। और अगर आप यहाँ देखें कि पेल्विक क्षेत्र में ये जो रेड कलर की हम मसल्स देख पा रहे हैं, ये अलग अलग मांसपेशियां हैं पेल्विक क्षेत्र की। इनको हम पेल्विक फ्लोर मसल्स भी बोलते हैं। और पेल्विक फ्लोर मसल्स जब हम गर्भवती बहन योग करवाते हैं तो इन पेल्विक फ्लोर मसल्स में एक लचीलापन आता है। और जब प्रसव का समय पास आता है तो इन्हीं पेल्विक फ्लोर मसल्स के ऊपर गर्भ शिशु का सर आके अटक जाता है, एंगेज हो जाता है। और अगर ये पेल्विक फ्लोर की मसल्स लचीली हैं तो वो गर्भ शिशु के लिए जगह बनाएंगी और प्रसव का समय और प्रसव की पीड़ा कम हो जाएगी। लेकिन अगर इनमें लचीलापन नहीं है तो ये अपनी जगह पर एज इट इज बनी रहेंगी और गर्भवती बहन को ज्यादा बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जिसके कारण प्रसव का काल भी बढ़ा, प्रसव की पीड़ा भी बढ़ी। तो इस तरह अगर योगाभ्यास किया जाए, सही समय से शुरुआत की जाए, सही ट्रेनिंग ली जाए, रेगुलर किया जाए, तो ये फायदे एंड तक इवन पोस्ट डिलीवरी भी गर्भवती बहन को मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, गर्भ शिशु को ट्रेन करता है। कैसे करता है? अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर माँ जो खा रही है वही बच्चा खा रहा है। ये तो बहुत ही स्थूल बात है, ये तो हम जानते ही हैं कि जो माँ खाती है वो गर्भ शिशु भी वही आहार का सेवन करता है और उसी से ही गर्भ शिशु का विकास होता है। लेकिन सोचिए, तो इतना स्थूल है। जो हम सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं तो वो सूक्ष्म ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो गर्भवती माँ जो भी कर्म कर रही है, जो विचार उसके मन में चल रहे हैं, जो भावनाएं उसके मन में आ रही है, उससे हर क्षण गर्भ शिशु का विकास हो रहा है। और पहले की प्रेजेंटेशंस में आपने ये जाना होगा कि सबसे तेजी से नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र गर्भ शिशु का विकसित हो रहा होता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम अगर डेवलप हो रहा है तो उसके सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हम तो 2 आंख 2 कान से देख और सुन रहे हैं, लेकिन गर्भ शिशु का नर्वस सिस्टम इतनी तेजी से डेवलप हो रहा है कि वो 100 आंखों और 100 कानों से देख और सुन रहा है। तो सोचिए कि अगर 2 आंख और 2 कान से गलत देखना या सुनने से हमारे मन पर इतना प्रभाव पड़ता है, तो 100 आंखों से 100 कानों से गर्भ शिशु जो देख और सुन रहा है उसके मन पर, कोमल मन पर कितना प्रभाव पड़ रहा होगा, कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा। तो यहाँ पर अगर माँ गर्भावस्था से योगाभ्यास करती है तो सबसे पहले तो वो खुद ही जागरूक हो जाएंगी और जागरूक होने के कारण वो अच्छा ही वातावरण से रिसीव करेंगी। क्योंकि एक जागरूकता आ जाती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या सुन रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। तो इससे गर्भ शिशु के पास चीजें फिल्टर होके जाती है। तो गर्भ शिशु को ट्रेन करता है। कैसे ट्रेन करता है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपने योग से जुड़ने की इंफॉर्मेशन ही गर्भ शिशु को दे दी। जो 90 to 95% सबकॉन्शियस माइंड का विकास गर्भावस्था से गर्भ शिशु का हो रहा है, उसमें आपने एक तरह से एक सीडी प्रिपेयर हो रही है, उसमें आप डेटा फिल कर रहे हैं। और वो डेटा जैसे ही फिल होगा, लाइक पोस्ट डिलीवरी, फिर वो सीडी प्ले होती है। फिर आप देखेंगे कि हाँ, गर्भावस्था में मैंने ऐसा किया था, गर्भ शिशु भी अब ऐसा ही कर रहा है। तो एक इंफॉर्मेशन योग से जुड़ने की वो आपने गर्भ शिशु को सबकॉन्शियस माइंड में ही सेव कर दी। तो गर्भ शिशु की ट्रेनिंग आपने गर्भावस्था से ही शुरू कर दी।
कोर्टिसोल ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, इसका स्तर कम करता है योग। और प्री मैच्योरिटी या फिर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब गर्भ शिशु का सही से विकास ना होना, ऐसे खतरों को कम करता है। आगे हम देखेंगे कि प्रसव के समय मनस्थिति क्या होती है। हमने जाना ना कि प्रसव के लिए भी योग तैयार करता है गर्भवती बहन को। तो हम देखें तो हमारे आसपास कोई भी हमें ऐसी माता या बहन बात करती हुई नहीं मिलेंगी कि प्रसव में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब बहुत नेगेटिव फीडबैक ही हमेशा देखने को मिलते हैं। और ये आज के समय में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जो नौजवान है ना, जो यूथ्स हैं, वो चाहते ही नहीं एक बार भी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई भी करें, है ना, वो सीधा सिजेरियन के लिए ही बोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो आसपास सराउंडिंग से, वातावरण से नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीडबैक्स मिलना। दूसरा, मीडिया और जो हम अगर मीडिया की बात करें या हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई या फिर जो इंटरनेट हो गया, गूगल हो गया, उस पे भी हमें ऐसी ही इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं जिससे कि नेगेटिव इमेजिनेशन के साथ ही गर्भवती बहन ऐसा सोचती है। प्रसव के बारे में सोचना ही नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव इमेजिनेशन उसके मन में आती है। तो उसके कारण क्या होता है कि नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ही उसके मन में आती है। उसको लगता है कि नहीं, प्रसव के समय तो दर्द ही होता है, प्रसव की पीड़ा बहुत असहनीय होती है। तो इस मनस्थिति के साथ जब गर्भवती बहन प्रसव के लिए जैसे हॉस्पिटल जाती है, तो वो इतनी डरी हुई और इतनी घबराई हुई होती है कि इतने नेगेटिव माइंडसेट के साथ उसके शरीर में बहुत बदलाव आते हैं। क्या आते हैं? नेगेटिव इमेजिनेशन, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव माइंडसेट के साथ वो नेगेटिव साइकिल में लैंड अप कर जाती है। नेगेटिव साइकिल क्या है? उसके मन में खूब डर होंगे, फिर उस डर की वजह से उसको स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस की वजह से क्या होगा? उसके शरीर में फाइट और फ्लाइट हार्मोन रिलीज होगा। एड्रेनलिन ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, उसके द्वारा फाइट और फ्लाइट हार्मोन रिलीज होगा, जिसके कारण क्या होगा कि उसको कॉन्ट्रैक्शन आनी चाहिए, संकुचन होना चाहिए गर्भाशय में, लेकिन उसके पूरे शरीर में, गर्भाशय को छोड़ के पूरे शरीर में दर्द फैलेगा और उसको जो दर्द है वो पीड़ा उसको ज्यादा महसूस होगी। तो उसको फिर से ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं तो सही सोच रही थी, दर्द तो बहुत ज्यादा असहनीय दर्द हो रहा है। तो वो वापस से डर उसके मन में और ज्यादा बढ़ेगा, वापस से वो स्ट्रेस वाली कंडीशन में लैंड अप करेगी और वापस से उसका पेन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन और ज्यादा बढ़ने से उसका पेन की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो नेगेटिव साइकिल में लैंड अप करने से ऐसा होता है। अब गर्भाशय तो संकुचित नहीं हो रहा, गर्भाशय संकुचित होगा तभी गर्भ शिशु की डिलीवरी होगी। तो गर्भाशय तो संकुचित नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में नहीं आ रहे। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ आ रहे हैं? बाकी हाथ, पैर, कमर, ऐसी मसल्स में आ रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि जो प्रसव काल है वो भी बढ़ जाएगा, प्रसव की पीड़ा है वो भी बढ़ जाएगी। तो अगर गर्भवती बहन योगा करती है तो योग अभ्यास के द्वारा जो उसके शरीर में जागरूकता बढ़ती है, उससे वो प्रेगनेंसी को एंजॉय करती है, पूरी प्रेगनेंसी को एंजॉय करती है, आने वाले शरीर में आने वाले बदलावों को वो एक्सेप्ट करती है और मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर होती है प्रसव के लिए। और ऐसा होने के कारण वो बहुत रिलैक्स होकर लेबर रूम में जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसके शरीर में खुशी वाला हार्मोन एंडोर्फिन निकलता है, और एंडोर्फिन एक तरह से नेचुरल पेन किलर है। तो उसको अगर पेन इतना आ भी रहा होगा तो भी उसको इंटेंसिटी कम ही लगेगी। क्यों? क्योंकि एंडोर्फिन, पेन तो आ रहा है, उतना ही आ रहा है, लेकिन एंडोर्फिन का लेवल हाई है, तो एंडोर्फिन उस पेन की मास्किंग कर देगा, उसको इतना महसूस ही नहीं होगा। फिर उसके शरीर में एक और हार्मोन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन, जो कि लव हार्मोन है। और ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन होने के साथ साथ गर्भाशय को और ज्यादा संकुचित करेगा। आर्टिफिशियली डॉक्टर्स दर्द बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन देते हैं, लेकिन नेचुरली गर्भवती के शरीर में ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई चला जाएगा, जिसके कारण यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आएगी, और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से प्रसव काल और प्रसव पीड़ा कम हो जाएगी। तो इस तरह से नेगेटिव साइकिल से पॉजिटिव साइकिल में गर्भवती बहन को वो ट्रांसफॉर्म करता है योगाभ्यास, अगर वो सही समय से शुरू करती हैं तो। अब हमने जान लिया कि योग के क्या फायदे हैं, अब हम जानेंगे कि योगाभ्यास के लिए क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि सावधानियां का मतलब सिर्फ इतना है कि आप एक ट्रेनर के अंडर ही प्रॉपरली ट्रेनिंग लें,
क्योंकि अगर इन कंडीशंस में आप YouTube या किसी से 4-5 आसन देखकर, सुनकर, पूछकर अगर प्रैक्टिस करने लगते हैं तो उससे कॉम्प्लिकेशन होने के पूरे चांसेस होते हैं। योग जहां हमें फायदा देता है वहां उसके हाथों हाथ हमें साइड इफेक्ट भी मिलते हैं। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग इसलिए जरूरी होती है। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर अगर जिस भी गर्भवती को है गर्भावस्था से ही या पहले से ही, प्लेसेंटा का नीचे होना, गर्भाशय का मुख खुला हुआ होना। मैं यहाँ बताना चाहूंगी जो ये हमारा गायत्री परिवार की तरफ से जो निशुल्क योगा कक्षाएं चलती हैं सुबह, तो उसमें हमारे साथ काफी ऐसी बहनें जुड़ी जिनका प्लेसेंटा नीचे की तरफ था। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के अंडर योगाभ्यास करवाया गया। 9th मंथ आते आते उनका प्लेसेंटा ऊपर शिफ्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी भी उनकी हुई। तो इस तरह से योग इतने अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। गर्भाशय का मुख अगर खुला हुआ है तो बहुत ही लिमिटेड ऐसे पोजेस होते हैं जो हम करवा सकते हैं, तो इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना, ट्विंस प्रेगनेंसी में भी ध्यान देने वाली बात है। पेट पर दबाव पड़ने वाला हमें कोई भी आसन नहीं करवाना है। कठिन और पेट के निचले भाग पर दबाव डालने वाले हर आसन से बचना है। कोई भी कठिन कॉम्प्लिकेटेड आसन हमें नहीं करना। जैसे हम बहुत देखते हैं ना कि प्रेगनेंसी में सेलिब्रिटीज बहुत अलग अलग पोज डालते हैं, तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर बहुत ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिली है कि सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंस होकर प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे कॉम्प्लिकेटेड या एडवांस पोज करने से कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा महीना यदि चल रहा है, तो उस दौरान आप टहल सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही योगाभ्यास आपको शुरू करना चाहिए। क्योंकि आप डॉक्टर से आप रेगुलर फॉलो अप करते रहते हैं, तो डॉक्टर से बेहतर आपको कोई नहीं जानता कि आपकी क्या कंडीशन है। और यहाँ से एक और बात ध्यान में रखनी है कि योगाभ्यास ऐसे ही हमें करने हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत लिमिटेड पोजेस हम करते हैं, बहुत पोजेस ऐसे हैं जो हम रिपीट ही करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कुछ अंग प्रत्यंगों को ज्यादा मजबूती हमें प्रेगनेंसी के दौरान देनी होती है योगाभ्यास से, जैसे पैर, कमर का निचला भाग, पेट का निचला भाग और पूरा पेल्विक एरिया। अब आइए जानते हैं कि योग के पूर्व हमें क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले तो खाली पेट ही योग करना चाहिए और सबसे उत्तम समय है सुबह का समय। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जैसे देखते हैं काफी गर्भवती बहनें होती हैं जो कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं है सुबह योग करने का। और सबसे पहली बात, गर्भावस्था में किसी भी गर्भवती बहन को ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए कि हमारे पास टाइम है। ये बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल इसलिए नहीं बोलना चाहिए, पहली बात तो कि क्योंकि आपको अपने बच्चे के लिए भी टाइम नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा संस्कारवान बने और आप बहुत ही सूक्ष्म लेवल तक अपने गर्भ शिशु की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे हमने जाना ना, सबकॉन्शियस माइंड में आप एक सीडी प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऐसा तो बिल्कुल बोलना ही छोड़ दीजिए कि आपके पास टाइम नहीं है। दूसरा, सुबह का ही समय क्यों बेस्ट है, क्योंकि जब आप सुबह योग करते हैं तो पूरा दिन आपका फ्रेश जाता है। अलग अलग काम जो आप करते हैं तो उसमें आपको एक फ्रेशनेस रहती है और आप समझ पाते हैं कि हाँ, पहले तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, मैं ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। एक तरोताजा आप महसूस करते हैं। साथ ही साथ आपकी जागरूकता जो गर्भ शिशु के लिए इतनी ज्यादा डेवलप हो रही होती है, उससे गर्भ शिशु का EQ डेवलप हो रहा होता है। आज के समय में हम सिर्फ IQ की बात करते हैं, लेकिन योग से EQ और SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी गर्भ शिशु का डेवलप होता है। तो इसीलिए प्रातःकाल खाली पेट योग का उत्तम समय है। मलमूत्र त्याग करके योग आरंभ करें, मतलब मलमूत्र का प्रेशर आप कंट्रोल ना करें, ये इन वेगों को धारण नहीं करना है। स्वच्छ ताजी हवा में ही योग करना है। ढीले कपड़े और स्वच्छ कपड़े पहनकर योग करना है। अगर आप कोई लिक्विड लेते हैं तो 30 से 45 मिनट का आपको गैप करना है। और खाना खाते हैं, कोई भी सॉलिड फूड अगर आप कंज्यूम करते हैं तो 3 से 4 घंटे के बाद ही आपको योग करना है। आसन के लिए बिल्कुल जरूरत है एक मोटी दरी की या फिर योगा मैट की, क्योंकि पैर फिसलने का बहुत ज्यादा डर होता है। बेड पर बैठकर, खाली ऐसे जमीन पर सीधा बैठकर कभी योग नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि जब हम योग कर रहे होते हैं तो इस विश्व ब्रह्मांड में जो तेज है, जो हमारा प्राण लहरा रहा है, उसको हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं
और वो जब हम आकर्षित करते हैं तो हमारे नीचे कोई मैट होना चाहिए, अदरवाइज जो भी हमने आकर्षित किया अपनी तरफ उसकी अर्थिंग हो जाती है। जैसे करंट जो है वो जमीन की तरफ चला जाता है ना सारा, वैसे ही ये प्राण जो हम खींच रहे हैं वो भी जमीन में चला जाता है। इसलिए योगा मैट या फिर मोटी दरी लेकर ही हमें योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनफैक्ट बेड पर भी नहीं बैठना चाहिए। योग करते समय अनावश्यक स्ट्रेचिंग से हमें बचना चाहिए। धीरे धीरे श्वास के प्रति जागृत होकर ही योगाभ्यास करना है। अगर आपको लगता है कि ये वाला पोज मैं नहीं कर पा रही, तो अपने कोलीग्स को देख के, अपने साथ वाले पार्टिसिपेंट्स को देखकर ऐसा नहीं सोचना कि उन्होंने इतना स्ट्रेच किया तो मैं भी उतना ही स्ट्रेच करूंगी। योग की जर्नी आपकी है और इस पर आप ही अकेले चल रहे हैं। आपका शरीर अगर अलाउ करता है तो ही आपको इतना बेंडिंग करनी है, इतना ज्यादा आपको अपने आप को पुल करना है, पुश करना है। अदरवाइज अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो धीरे धीरे अभ्यास के साथ अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाना है। आइए अब जानते हैं कि हम कौन कौन से आसन हमें गर्भावस्था के दौरान करने चाहिए। तो सबसे पहला जो आसन है वो है ताड़ासन। तो ताड़ासन के हम फायदे जानेंगे। सबसे पहले कि जो ताड़ासन है वो एक प्रकार का बैलेंसिंग पोज है, और बैलेंसिंग पोज जब भी हम करते हैं तो हमारी मानसिक जागरूकता बढ़ती है शारीरिक जागरूकता के साथ साथ। तो मानसिक जागरूकता, शारीरिक जागरूकता के कारण गर्भस्थ शिशु के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ती है। श्वास प्रश्वास के लिए हम ज्यादा जागरूक हो पाते हैं। साथ ही साथ पूरे शरीर में एक तनाव उत्पन्न होता है, और उस तनाव के कारण, शारीरिक तनाव के कारण मानसिक तनाव निकल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीजिंग आसन भी है। हमारा पोस्चर इससे इम्प्रूव होता है। तो हम जैसे देखते हैं कि गर्भावस्था में कमर में दर्द रहना बहुत कॉमन है, सर्वाइकल एरिया में, गर्दन के ऊपर वाले भाग में दर्द रहना बहुत कॉमन है, पैरों में दर्द रहना कॉमन है। तो इस पोस्चर, इस योगा पोस्चर से इन सब दर्द में भी हमें आराम मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, पैरों में इस आसन के द्वारा मजबूती आती है। तो आइए जानते हैं कैसे करना है इस आसन को। सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाकर खड़े होंगे और दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। अगर आप बैलेंस बना सकते हैं तो एड़ियां ऊपर उठानी है, अदरवाइज एड़ियां नीचे ही रखनी है। साथ ही साथ अगर आपको आपका जो गर्भावस्था का छठा, सातवां या आठवां या 9वां महीना चल रहा है तो उस समय भी आपको एड़ियां नहीं उठानी। बहुत ध्यान देना है। यदि आप बैलेंस कर सकते हैं तो आप एड़ियां उठा सकते हैं, और सांस छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। फिर से सांस भरते हुए हाथ ऊपर, एड़ियां ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, एड़ियां नीचे। इस तरह से आपको ताड़ासन करना है। श्वास प्रश्वास के लिए बिल्कुल जागरूक होकर धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए और बाद में रिलीज करेंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट आसन आता है हमारा त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन के क्या फायदे हैं? त्रिकोण आसन के फायदे हैं कि शरीर में संतुलन उत्पन्न करता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्टअप करता है। जितने भी हमारी पाचन प्रणाली संबंधित बीमारियां हैं जैसे एसिडिटी, कब्ज, इन सब में राहत दिलाता है। और चिंता, तनाव, कमर और पीठ का दर्द जो है इस आसन से उसमें बहुत आराम मिलता है। शरीर में लचीलापन बढ़ता है, और कमर के बगल में जो दर्द बना रहता है गर्भावस्था के दौरान स्ट्रेचिंग ना करने की वजह से, इस आसन के द्वारा इस दिक्कत में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तो आइए जानते हैं कैसे करना है ये आसन। अपने पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रखना है। 1 सेकेंड। 1 से 1.5 फीट का आपको अपने दोनों पैरों में गैप रखना है। अब लेफ्ट साइड से हम पहले करेंगे। तो लेफ्ट पंजे को लेफ्ट डायरेक्शन में खोलेंगे। लेफ्ट पंजे को लेफ्ट डायरेक्शन में खोलेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है जमीन की सिधाई में। सांस छोड़ते हुए आपको लेफ्ट साइड, आप जितना नीचे झुक सकते हैं सुगमता पूर्वक, सुख पूर्वक, उतना ही नीचे झुकना है। अगर आपको लगता है आप घुटने तक आ सकते हैं तो घुटने तक ही आप रुकेंगे। अगर आपको लगता है कि पैरों के टखने तक आ सकते हैं, जमीन तक आ सकते हैं, जितना आप अच्छे से
बिना किसी दिक्कत के आप कर सकते हैं कंफर्टेबली, उतना ही आपको झुकना है। सांस छोड़ते, सॉरी एक सेकंड, सांस छोड़ते हुए आपको ऐसे नीचे की तरफ झुकना है। ऊपर वाले हाथ की तरफ अपनी दृष्टि को ले जाना है, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं आप करेंगे। फिर सांस भरते हुए आपको उठना है। राइट पैर के पंजे को अब आप राइट साइड खोलेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकना है, दृष्टि ऊपर वाले हाथ की तरफ। सांस भरते हुए वापस उठेंगे और धीरे से पोस्चर को रिलीज करेंगे। ये हुआ त्रिकोण आसन। इस आसन से फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत बढ़ती है। अब नेक्स्ट आसन जो है वो है तितली आसन। तो तितली आसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आसन है। एक तो सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और पेल्विक एरिया को लचीलापन देने के लिए, पैरों की मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए तितली आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आप अपने दोनों पैरों के तलवों को मिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाते हुए अपने पैरों के पंजों को पकड़ेंगे, कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और अपने पैरों को ऊपर नीचे मूव करेंगे। स्टार्टिंग में ये आसन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि पेल्विक एरिया में बहुत पेन आता है, बट आपको वो पुश करना होगा अपने आप को, क्योंकि ये आसन से नॉर्मल डिलीवरी में तो हेल्प मिलती है, साथ ही साथ प्रसव का समय, प्रसव की पीड़ा भी तितली आसन से कम हो जाती है। इस तरह वापस से दंडासन में आके आसन को आप रिलीज करेंगे। इसके बाद आता है मार्जरी आसन। मार्जरी का अर्थ होता है बिल्ली संस्कृत के अनुसार। तो मार्जरी, जैसे बिल्ली नींद से उठती है और अपने शरीर में पूरा एक स्ट्रेचिंग करती है, सेम वैसे ही मार्जरी आसन में हमें करना है। और मार्जरी आसन का फायदा है कि मार्जरी आसन का जो फायदा है वो ये है कि आपको आपके कमर की नीचे भाग की मांस, नीचे जो लोअर बैक मसल्स हैं उनमें एक टोनिंग होती है, एक बहुत हल्की मसाज होती है, जिससे लोअर बैक पेन में रिलीफ मिलता है। तो मार्जरी आसन कैसे करना है? सबसे पहले आप इस तरह टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। टेबल टॉप पोजीशन में ध्यान ये देना है कि आपका जो शोल्डर जॉइंट है और जो आपका रिस्ट जॉइंट है वो एक सिधाई में होना चाहिए, और आपका हिप जॉइंट और नी जॉइंट एक सिधाई में होना चाहिए। अब सांस भरते हुए सर ऊपर और बटक्स ऊपर आपको लेकर जाने हैं। सांस छोड़ते हुए आपको अपने कंधे ऊपर उठाने हैं, गर्दन को नीचे लेकर आना है। वापस सांस भरते हुए हेड अप एंड हेड अप। सांस भरते हुए बटक्स अप, एक झील की आकृति बनानी है कमर में। सांस छोड़ते हुए हेड डाउन और शोल्डर्स अप। इस तरह ये आसन करने से आपके जो गर्भ शिशु है वो ग्रेविटी की वजह से सामने की तरफ भी आता है, तो इससे ये वाली पोजीशन गर्भावस्था में कभी भी पेट के बल, जैसे गर्भवती बहन को लेटने के लिए मना होता है। तो ऐसी पोजीशन में आने से आपको और आपके गर्भ शिशु को काफी फायदे मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे की पोजीशन सही नहीं होती, तो मार्जरी आसन जैसे कुछ आसन हैं ऐसे जो आप ट्रेनर की अंडर करें, ट्रेनर के सुपरविजन में करें, तो उन प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छे से मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आसन है वो है चक्की चालन आसन। चक्की चालन आसन के लिए आपको दोनों पैरों में मैक्सिमम गैप करके बैठना है। जितना ज्यादा आप अपने पैरों को खोल सकते हैं उतना अपने पैरों को खोलेंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे और सुगमता पूर्वक आप जितना सामने की तरफ झुक सकते हैं उतना सामने की तरफ झुकिए, जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाइए। फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग दोनों करनी है ताकि पूरी कमर में खिंचाव आए।
दूसरी डायरेक्शन में भी आपको ऐसे ही करना है। इसके फायदे हैं कि आपका जो पेल्विक क्षेत्र है वो मजबूत बनता है, साथ ही साथ जो पैरों में खिंचाव आता है जिससे पैरों की मांसपेशियां, लिगामेंट्स, टेंडन्स मजबूत बनते हैं। कमर में जो दर्द बना रहता है, कमर के अगल बगल जो दर्द बना रहता है, उसमें भी चक्री चालन आसन से काफी फायदा मिलता है। इसके बाद आता है सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन जो है इसको ब्रिज पोज भी कहते हैं, और इसके फायदे हैं कि ये जो पेल्विक क्षेत्र को ये मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ जो पोस्ट प्रेगनेंसी चीजें देखने को मिलती है, प्रॉब्लम्स होती हैं कि यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया, रेक्टल प्रोलैप्स हो गया, मतलब कि शरीर का बाहर आ जाना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को नहीं आने देता सेतु बंद आसन, यदि योगाभ्यास गर्भावस्था में सही तरीके से किया गया है तो। और साथ ही साथ पैरों में मजबूती ये देता है आसन, और कमर के दर्द में इससे बहुत राहत मिलती है, बिल्कुल हाथों हाथ राहत मिलती है अगर सही तरीके से श्वास प्रश्वास की गति को जानते हुए यह आसन किया गया तो कैसे करना है? कमर के बल आपको लेटना है और अपने पैरों को फोल्ड करके अपने बटक्स की तरफ लेकर आना है। अगर आप हाथों से होल्ड कर सकते हैं अपनी एड़ियों को तो होल्ड करना है, अदरवाइज दोनों हाथ अपने जमीन पर रखने हैं। अब सांस भरते हुए अपने शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है धीरे धीरे। एक ब्रिज की आकृति बननी चाहिए। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप अपने दोनों पैरों में गैप करेंगे और सांस भरते हुए अपने शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाइए और सांस छोड़ते हुए, देखिए ब्रिज बनना जरूरी है, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। वापस से अपने दोनों पैरों को आप सीधा करेंगे और आसन को रिलीज करेंगे। ये हुआ सेतु बंद आसन। इसके बाद आता है उत्कट आसन। तो उत्कट आसन को करने के लिए उससे पहले हम जानेंगे कि उत्कट आसन के क्या फायदे हैं। तो उत्कट आसन से पूरा पेल्विक क्षेत्र मजबूत बनता है, पैरों की मसल्स जो है वो मजबूत बनती है, पीठ के निचला हिस्सा जो है वो मजबूत बनता है, पीठ का दर्द जो है उसमें आराम मिलता है, शरीर में संतुलन बढ़ता है। तो कैसे करना है ये आसन? अपने दोनों पैरों में आप गैप करेंगे आधा फीट, और दोनों पैरों को 45 डिग्री एंगल पर आप खोल लेंगे। इसके बाद सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आपको नीचे आना है और इस तरह बैठ जाना है। ऐसा बिल्कुल ऐसे बैठना है जैसे कि आप इमेजिनरी चेयर में बैठे हुए हैं, और इसी पोज को इंग्लिश में चेयर पोज भी कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं। फिर से आप सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर बैठ जाएं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और पैरों को मिलाकर खड़े हो जाइए। इस तरह आपको आसन रिलीज करना है और रिलैक्स करना है। इसके बाद आता है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। तो पेल्विक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए और पोस्ट प्रेगनेंसी जो हमने देखा यूट्राइन प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स, इन प्रॉब्लम्स को ये प्रॉब्लम्स ना आए, इनके लिए पेल्विक फ्लोर व्यायाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कैसे किया जाता है? गुदा और योनि मार्ग को ऊपर की ओर खींचा जाता है, और ध्यान ये दिया जाता है कि जब गुदा और योनि मार्ग को ऊपर की ओर खींचा हुआ है उस समय भी सहज श्वास प्रश्वास आप ले रहे हैं। यदि श्वास रुक गया है या पेट अंदर की ओर खींच रहा है, इसका मतलब आप सही तरीके से पेल्विक फ्लोर व्यायाम नहीं कर रहे। ध्यान देने वाली बात यह है कि गुदा और योनि मार्ग को ऊपर की ओर खींचना है और श्वास प्रश्वास ठीक से चलते रहना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ की जो ये आप मांसपेशियां देख रहे हैं इनमें मजबूती आती है, और पोस्ट प्रेगनेंसी एक तो सबसे पहले प्रसव की पीड़ा कम होती है, प्रसव का काल कम होता है। क्यों? क्योंकि इन मसल्स में लचीलापन आने की वजह से डिलीवरी जल्दी हो जाती है। साथ ही साथ पोस्ट प्रेगनेंसी जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, रेक्टल प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स, ये सब प्रॉब्लम्स मैनेज होती है पेल्विक फ्लोर व्यायाम करने से। गर्भावस्था के दौरान प्राणायाम, आइए जानते हैं कि प्राणायाम क्या है। तो प्राणों के आयाम व्यायाम, इसी को ही हम प्राणायाम कहते हैं, और हम सोचते हैं कि सिर्फ हम लंबी गहरी श्वास खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यही प्राणायाम है। ऐसा तो हम डेली 24 घंटे करते हैं, लेकिन प्राणायाम
नॉर्मल सांस लेना और छोड़ना ये प्राणायाम नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि जो हम 24 घंटे सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसका अर्थ उतना ही है जितना कि सड़क पर लोग यूं ही बिना किसी एम के, एमलेस ऐसे ही घूम फिर रहे हैं। लेकिन यदि हम बैठकर और पूरा तन्मयता के साथ जब लंबी गहरी श्वास छोड़ते हैं, लंबी गहरी श्वास लेते हैं, साथ ही साथ अपनी भावनाओं को इसमें जोड़ देते हैं, तो वो प्राणायाम कहलाता है और हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है उसका अभिवर्धन वो करता है। और नॉर्मल सांस लेना और छोड़ना सिर्फ प्राणायाम यहीं तक सीमित नहीं है। जब तक हम अपनी भावनाओं को श्वास प्रश्वास के साथ नहीं जोड़ते तब तक वो प्राणायाम नहीं कहलाता। जब तक हम अपनी भावनाओं को इसमें नहीं जोड़ते तब तक हम इस अनंत सरोवर जो लहरा रहा है इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में प्राण का, उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाते और अपनी अपने प्राणों की वृद्धि नहीं कर पाते। और पूरा शरीर जो है हमारा, या हमारी पूरा जो हमारा जो भी हम काम करते हैं, या हमारा जैसा भी दिनचर्या है, जो भी हम टाइम टू टाइम या कोई भी हम प्रोग्रेस भी करते हैं लाइफ में, कोई भी हम सफलता भी प्राप्त करते हैं, वो इस प्राणों के ऊपर ही टिकी हुई है। तो इन प्राणों के अभिवर्धन के लिए हमें प्राणायाम जरूर करना चाहिए। तो प्राणायाम के फायदे क्या हैं? एक तो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, शरीर में विषाक्त तत्व जो है उनको निकालता है, स्ट्रेस को घटाता है और माँ और गर्भ शिशु को लाभ पहुंचाता है। साथ ही साथ मन को शांत करके लेबर के लिए भी ये तैयार करता है, गर्भ शिशु के लिए जागरूकता को भी ये बढ़ाता है। और जो अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी के दौरान हाई बीपी हो जाना, नींद ना आना, या समय से पहले प्रसव होना, इन सब में प्राणायाम बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इनफैक्ट जो अगर सही तरीके से प्राणायाम किया गया है तो बच्चे की पोजीशन जो हम कहते हैं ना कि बच्चा उल्टा है, उसमें भी लाभ मिलता है। तो इससे पहले कि हम जाने कि हमें कौन सा प्राणायाम करना है, सबसे पहले जानते हैं कि प्राणायाम सांस लेने का सही तरीका क्या है। क्योंकि अगर हम सांस लेने का सही तरीका नहीं जानते तो कोई भी प्राणायाम करने का कोई भी फायदा हमें नहीं मिलेगा। कैसे हमें सांस लेना है? जैसे ही हम सांस भरते हैं तो गुब्बारे की तरह हमारा पेट फूलना चाहिए, बाहर की तरफ पेट आना चाहिए। थोड़ी देर हमें सांस रोकना चाहिए और सांस छोड़ते वक्त पेट अंदर की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ जाना चाहिए और फिर से हमें थोड़ी देर पॉज लेना चाहिए, रुकना चाहिए। तो सांस लेने का सही तरीका ये है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए गर्भावस्था के दौरान। तो सबसे पहला है भ्रामरी प्राणायाम, जो विभिन्न प्रकार का स्ट्रेस है उसको भ्रामरी प्राणायाम कम करता है, नींद न आने की समस्या में अत्यंत लाभकारी है। और ऐसा हमारी गर्भवती बहनें 9th मंथ तक भी बताती हैं कि उनको कभी ऐसा नहीं हुआ कि गर्भावस्था के दौरान उनको रात को नींद ना आती हो। तो अगर योगाभ्यास और प्राणायाम और ध्यान सही तरीके से सही समय से शुरू किया जाए तो ऐसी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। साथ ही साथ हॉर्मोन्स का जो डिसबैलेंस हो जाता है या मूड स्विंग्स होते हैं, उनमें भी भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। कैसे करना है ये प्राणायाम? कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, अपने कानों में अपनी पहली उंगली को इस तरह डालेंगे कि आपको आसपास की आवाज ना आए। फिर आपको लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करना है और इस वाइब्रेशन को फील करना है। इस तरह 4-5 बार प्राणायाम करके दोनों हाथों को मसलिए, चेहरे पर लगाकर धीरे से आंखें खोलिए। ये हुआ भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो 72,000 नाड़ियों के शोधन के लिए ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे किचन में पाइप्स होती हैं, अगर उनमें कोई कचरा फंस जाए तो हम प्रेशर से पानी डालते हैं। वैसे ही नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी इतनी 72,000 नाड़ियों में ब्लॉकेज होने की वजह से प्राणों का प्रवाह ठीक से नहीं होता, जिसके कारण हमें प्राणायाम के फायदा भी उतना नहीं मिलता। तो कोई भी प्राणायाम करने से पहले हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करें तो ज्यादा हमें लाभ मिलता है। और शरीर को ये ऊर्जा प्रदान करता है, तनाव को कम करता है, मन को शांत करता है, ऑक्सीजन के स्तर को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो ये प्राणायाम करने के लिए क्या करना है?
लेफ्ट हैंड जो है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहेगा, राइट हैंड प्रणव मुद्रा में। पहली 2 उंगलियां जो हैं वो इस तरह अंगूठे की जड़ में होंगी, और आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधी करके बैठना है। राइट साइड के नाक को बंद करेंगे, राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट नासिका से 3 बार लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। ऐसा आपको 3 बार करना है। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट को खोलना है और 3 बार लंबी गहरी सांस भरनी है और छोड़नी है। ऐसा करने के बाद दोनों नाक से एक साथ सांस भरनी है और मुंह से छोड़नी है, इस तरह से। तो ये 7 स्टेप्स एक सेट बनाते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। आपको राइट साइड की नोस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट साइड से 3 बार सांस लेना है और छोड़ना है, लंबा गहरा। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट साइड से 3 बार सांस लेना है और छोड़ना है। फिर दोनों नाक से एक साथ सांस भरते हुए मुंह से छोड़ना है। ये हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम। प्राणाकर्षण प्राणायाम, ये बहुत ही सुंदर प्राणायाम है, गायत्री महाविज्ञान में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा वर्णित है। और इतना वंडरफुल प्राणायाम है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स भी देता है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हमारे विचार ही हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं, और विचार शक्ति का अगर हमारा सुनियोजन गर्भावस्था के दौरान नहीं होता तो गर्भ शिशु पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। उन विचारों को सही करने का एक माध्यम है प्राणाकर्षण प्राणायाम। तो इसमें आप बिल्कुल शांति वाले वातावरण में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ इस तरह ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, दोनों हाथ घुटने पे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, और लंबी गहरी श्वास आपको भरनी है और छोड़नी है। दोनों नासिकाओं से एक साथ लंबी गहरी सांस भरेंगे, नासिका से ही सांस छोड़नी है। लंबी गहरी सांस भरते हुए और छोड़ते हुए ही आपको अपनी भावनाएं इस स्तर पर ले जानी है कि इस विश्व ब्रह्मांड के प्राण को आप अपनी तरफ खींच रहे हैं। कि आप इस तरह से ध्यान करेंगे कि लंबी गहरी श्वास के माध्यम से आप सफेद बादलों के रूप में इस वातावरण से, इस पूरे ब्रह्मांड से एक प्राण को अपने अंदर खींच रहे हैं। पूरे शरीर में ये प्राण फैलता हुआ आपके गर्भ शिशु तक पहुंच रहा है। गर्भ शिशु के अंदर जो भी आप गुण विकसित करना चाहते हैं, उन सभी गुणों का ध्यान करेंगे कि प्राणायाम के माध्यम से, उस प्राण के माध्यम से वो सभी गुण विकसित हो रहे हैं। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ते वक्त भाव करेंगे कि आपके शरीर के कल्मश, कषाय, दुख, दर्द, बेचैनी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जितना भी जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो काले धुएं के रूप में आपकी नासिका से बाहर निकल रही है। तो ये हुआ प्राणाकर्षण प्राणायाम। अब आइए जानते हैं कि गर्भावस्था में ध्यान क्या है। ध्यान सबसे पहले ये जानते हैं कि हम जैसे ध्यान करने बैठते हैं तो हमने देखा है कि हमारे विचार इतना ज्यादा हमें परेशान करते हैं कि हम फोकस नहीं हो पाते। तो सबसे पहले विचारों के बारे में अगर हम जानें तो हमारे मन में एक दिन में 12,000 से 60,000 विचार आते हैं, और ये बहुत रैंडम होता है। हमें इतना ध्यान भी नहीं रहता कि हमारे मन में अभी क्या चल रहा था। अगर हम पोज लेकर सोचे ना कि अभी मेरे मन में क्या चल रहा था, तो मैक्सिमम टाइम हम पहचान ही नहीं पाते कि मेरे मन में चल क्या रहा था। और 95% जो विचार हैं वो हर दिन उनका रिपीटिशन हो रहा होता है, पुनरावृत्ति हो रही होती है। कैसे? या तो हम विचार जो हैं वो भूतकाल के होंगे या भविष्य काल के होंगे। भूतकाल के होंगे तो हमें स्ट्रेस देंगे, डिप्रेशन देंगे। भविष्य काल के होंगे तो हमें बेचैन करेंगे, है ना। हमें अगर कोई गर्भवती बहन है, भूतकाल में अगर कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हुई हो तो उसके कारण वो स्ट्रेस में आएगी और उसे लगेगा कि इस प्रेगनेंसी में भी कुछ ऐसा ना हो जाए। और वो भविष्य के बारे में अगर सोचती है तो उसको बेचैनी होगी कि ऐसा ही हो गया तो क्या होगा। तो इसके कारण क्या होगा कि वो तनावपूर्ण मनस्थिति बन जाती है, जिसके कारण शरीर में स्ट्रेस हार्मोन, जिसको कोर्टिसोल कहते हैं, वो बढ़ जाता है और गर्भ शिशु को इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। किस तरह से? या तो समय से पहले ही प्रसव हो जाएगा, गर्भ शिशु का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ जितनी भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स है, वो भी गर्भावस्था के दौरान ही गर्भवती मतलब जो माँ है वो अपने गर्भ शिशु को दे देती है। अगर हम ध्यान के प्रभाव को जाने तो क्या है कि गर्भ शिशु का भावनात्मक स्तर, इससे मतलब जो EQ है वो डेवलप होता है। कोर्टिसोल हार्मोन, जो हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, उसके स्तर को ध्यान घटाता है। नींद न आने की समस्या में लाभदायक है। मन को शांत करके लेबर के लिए प्रिपेयर करता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये ऐसा डिप्रेशन है कि गर्भावस्था के बाद जो बहनों को डिप्रेशन होता है उसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। और ये इतनी खतरनाक चीज है कि गर्भवती को
जो प्रेग्नेंट लेडी है जिसने डिलीवर किया है उसको भी ये नहीं पता चलता कि वो डिप्रेशन में है, उसके घर वालों, डॉक्टर्स को भी कभी कभी ये नहीं पता चलता। बहुत ही साइलेंट डिजीज है ये। प्रीटर्म लेबर और IUGR मतलब समय से पहले प्रसव या फिर पूरा ग्रोथ ना हो पाना बच्चे की, इन सब चीजों के चांसेस को भी घटाता है ध्यान। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ध्यान हमारे नेट पर भी अवेलेबल हैं, और परम पूज्य गुरुदेव की आवाज में प्रातःकाल 3 शरीर का ध्यान, स्थूल सूक्ष्म कारण, सोचिए आप सूक्ष्म और कारण शरीर के लिए भी अपने गर्भ शिशु के लिए अगर कुछ कर रहे हैं गर्भावस्था से, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। उसी को संशोधित करके आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी ने भी एक ध्यान बनाया है, गर्भवती बहनों के लिए ही है वो पर्टिकुलरली, वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। अभी समय इतना है नहीं तो हम 3 शरीर का एक जो आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी का ध्यान है, हम उसका थोड़ा सा डेमो करते, लेकिन कोई बात नहीं, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं प्रदीप अंकल जी को फॉरवर्ड कर दूंगी। ये हमारी गर्भवती बहनों की कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं कि उनको योगा अभ्यास से क्या क्या फायदे मिले, 35 डेज में ही क्या क्या फायदे मिले, ऐसी भी बहनें हैं। और यहाँ पर एक निशा दीदी हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे उनके बच्चे का EQ SQ डेवलप हुआ। तो इस तरह से वाणी को विराम देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मैं इस जो हमारा टॉपिक था वो मैं ठीक से डिलीवर कर पाई, ठीक से मैं समझा पाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप राव भाई साहब अपने आप को अनम्यूट करिए। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं आप। जी, अब हो गया हूँ मैं अनम्यूट। जी जी थैंक यू डॉक्टर मनीषा, आपने बहुत स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे तरह से हम लोग को समझाया। और भाई साहब देख लीजिए, कोई क्वेश्चन अगर चैट बॉक्स में